दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट के मामले में मुकदमा दर्ज करेगी, जिसके लिए गृह मंत्रालय से सीबीआई को केस दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत मांगी थी। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता हरीश खुराना का कहना है कि अवैध तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट बनाई। इसके लिए तमाम अफसरों की नियुक्ति की गई। हमें शक था कि कई मीडिया हाउसेस, राजनेताओं और कई अफसरों की इन्होंने जासूसी कराई है। सवाल उठता है कि केजरीवाल ने सीक्रेट यूनिट क्यों बनाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरु में दूसरी G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत G20 वसुधैव कुटुंबकम की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर अध्यक्षता करते हुए सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे के मूल्य को बेहतर बनाती है। यह विषय वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर भारत के महत्व को दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है, कूटनीति और संवाद से ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यह यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ब्रिटिश समकक्ष बेन वालेस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग, विशेष रूप से भारत में सैन्य हार्डवेयर का सह विकास और सह उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। औद्योगिक सहयोग बढ़ाने का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि साझेदारी के संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट में कहा, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस के साथ बातचीत करके खुशी हुई। बातचीत सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के भविष्य के विकास पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि हमने मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की और द्विपक्षीय सैन्य संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। हमारी बातचीत में क्षेत्र विकास और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास ने संकट के समय उसका साथ देने के लिए भारत का विशेष तरीके से धन्यवाद जताया है। तुर्की दूतावास ने दिल्ली में अंतर धार्मिक प्रार्थना आयोजित की और भूकंप में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सोनेल ने कहा कि भारतीयों की ओर से की गई मदद ने उन्हें भीतर तक छुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। हमने आज एक धार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया जिसमें भारत के सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह एक बहुत बड़ा नैतिक समर्थन है। तुर्की दूतावास ने दान, पत्रों और दुआओं के माध्यम से उसके साथ एकजुटता से खड़े रहे भारतीयों का आभार व्यक्त करने के लिए ट्वीट भी किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो गगनयान कार्यक्रम के तहत इस वर्ष के अंत में 2 शुरुआती मिशन लॉन्च करेगा, जिसके बाद 2024 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को अंजाम दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष की दूसरी छमाही में गगनयान कार्यक्रम के तहत 2 शुरुआती मिशन भेजे जाएंगे। पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा और दूसरे में व्योम मित्र नाम की फीमेल रोबोट भेजी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दोनों मिशनों का उद्देश्य यह तय करना है कि गगनयान रॉकेट उसी रूट से सुरक्षित वापस लौट आए जहां से वह उड़ान भरेगा। साथ ही कहा कि गगनयान मिशन आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित होगा। बाढ़ और सूखे के बाद भी चालू वर्ष 2022 से 23 में धान की बम्पर उपज हुई है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार चालू वर्ष 2022 से 23 के खरीफ विपणन सत्र में 20 फरवरी तक 702 लाख टन से अधिक की खरीद हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि अभी भी धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। खास बात यह है कि इस सीजन के लिए केंद्र सरकार ने 765.43 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। वहीं पिछले वर्ष खरीफ विपणन सत्र में रिकॉर्ड 749 लाख टन धान की खरीदी की गई थी। बता दें कि धान खरीदी के एवज में 96 लाख से अधिक किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। अभी तक कुल 1,45,845 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है।